कहानी की शुरुआत एक व्यक्ति जॉनी को दिखाते हुए शुरू होती है, जो लॉस एंजल्स के एक यूथ शेल्टर से जुड़ा हुआ बताया जाता है। दो किशोर बच्चों पाइपर और डैन को ढूंढते हुए समुद्र तट पर पहुंचता है। दोनों उससे सतर्क हो जाते हैं, लेकिन जॉनी उन्हें भरोसा दिलाता है कि वह उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और खाने के लिए सैंडविच देता है। पाइपर जैसे ही खाने लगती है, डैन उसे रोक देता है क्योंकि उसे शक होता है कि कहीं खाना जहरीला न हो। उनकी शंका दूर करने के लिए जॉनी खुद सैंडविच खाकर दिखाता है। इसके बाद पाइपर भूख से तुरंत खाने लगती है और जॉनी उन्हें शेल्टर चलने के फायदे गिनाकर मनाने की कोशिश करता है। पाइपर मान जाती है, मगर डैन को डर रहता है कि कहीं उसे फिर से उसके सौतेले पिता के पास न भेज दिया जाए। यह बात सुनकर पाइपर परेशान हो जाती है और दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी जॉनी उन्हें रोककर समझाता है कि उनका संगठन निजी है और सिर्फ मदद करना चाहता है। आखिरकार डैन भी तैयार हो जाता है और वे दोनों जॉनी के साथ एक सफेद वैन की ओर बढ़ते हैं। अचानक माइक और इवान नाम के दो आदमी आकर दोनों बच्चों को पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती गाड़ी में बैठा देते हैं। जॉनी वैन पर लगा नकली शेल्टर का लोगो हटा देता है और मेलिना नाम की एक महिला को फोन करके बच्चों के बारे में बताता है, लेकिन वह कहती है कि उन्हें स्वस्थ बच्चे चाहिए, न कि बेघर और कमजोर किशोर। उधर कैथरीन नाम की महिला जॉगिंग करके घर लौटती है और अपनी बेटी एमा को आवाज देती है। वह एमा के गले में पड़ा लॉकेट देखती है, जिसमें उसके दिवंगत पिता की तस्वीर होती है, जिनकी मौत 1 साल पहले हो चुकी थी। माँ बेटी साथ नाश्ता करती हैं और फिर कैथरीन एमा को मॉल छोड़ देती है, जहाँ वह अपनी दोस्त कोर्टनी से मिलती है। कैथरीन जब वहाँ से निकलती है तो रियर व्यू मिरर में देखती है कि 2 आदमी लड़कियों के पास आ रहे हैं। कोर्टनी उनमें से एक जॉनी को गले लगाती है और दूसरे आदमी एडम से एमा का परिचय कराती है। कैथरीन एमा को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन एमा कॉल काट देती है। वह इस बात को नजरअंदाज करके काम पर चली जाती है, जहाँ उसे पाइपर की गुमशुदगी का पोस्टर दिखाई देता है। वह पहले इसे मामूली बात समझकर अपने बॉस टॉम से बात करती है। टॉम उसे भरोसा दिलाता है कि ज्यादातर लापता किशोर सिर्फ घर से भागे हुए होते हैं और वह उससे कहता है कि पोस्टर हटा दे ताकि डायरेक्टर परेशान न हो। जब कैथरीन पोस्टर उतार रही होती है, तभी अन्ना नाम की एक केस वर्कर वहां आती है और पूछती है कि वह क्या कर रही है। कैथरीन बताती है कि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया है। अन्ना बताती है कि पाइपर को आखिरी बार पास के समुद्र तट पर देखा गया था और फिर कैथरीन को अपने संगठन में स्वयं सेवा करने का सुझाव देती है। कैथरीन मना कर देती है क्योंकि उसे अपनी बेटी को मॉल से लेना होता है। अन्ना उसे भावनात्मक रूप से सोचने पर मजबूर करती है कि अगर उसकी अपनी बेटी गायब हो जाए तो वह क्या करेगी, और जाते जाते उसे और पोस्टर न हटाने की सलाह देती है। इसी दौरान समुद्र तट पर किशोरों का समूह समय बिता रहा होता है और एमा को शराब ऑफर की जाती है। थोड़ी देर बाद जॉनी और कोर्टनी टहलने चले जाते हैं। घर लौटकर एमा अपनी माँ से अगले दिन कोर्टनी के साथ फिल्म देखने जाने की अनुमति मांगती है। कैथरीन पहले उससे मॉल में मिले लड़कों के बारे में पूछती है। एमा झूठ बोलती है कि वह सिर्फ कोर्टनी के साथ थी, लेकिन कैथरीन उसे याद दिलाती है कि उसने एक लड़के को देखा था। बात आगे बढ़ती है और जब कैथरीन को पता चलता है कि एडम उम्र में एमा से काफी बड़ा है, तो दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। गुस्से में एमा कह देती है कि काश उसके पिता जिंदा होते, क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर कैथरीन आहत हो जाती है, लेकिन शांत रहकर कहती है कि वह अकेले ही उसे पालने की पूरी कोशिश कर रही है। बहस बढ़ने पर वह एमा को सजा दे देती है। अगली सुबह एमा चुपके से घर से निकलकर फिल्म देखने चली जाती है। मॉल में उसे और कोर्टनी को जॉनी मिलता है, जो बताता है कि एडम बीमार है और नहीं आ पाएगा। वह अपनी नई कार में उन्हें छोड़ने का प्रस्ताव देता है, लेकिन एमा मना कर देती है और दोनों लड़कियां पैदल ही आगे बढ़ जाती हैं। उसी समय जॉनी चोरी छिपे अपने फोन से एक संदेश भेज देता है। उधर कैथरीन जब एमा के कमरे में जाने की कोशिश करती है तो उसे दरवाजा अंदर से बंद मिलता है और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने लगती है। कैथरीन दरवाजा खोलने के लिए एमा को बार बार आवाज देती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। मजबूर होकर वह दरवाजे का हैंडल निकालकर कमरे में प्रवेश करती है और देखती है कि खिड़की खुली हुई है। उधर एमा माँ के फोन को अनदेखा कर देती है और तभी अचानक एडम उसके सामने आ जाता है। जब एमा उसकी तबीयत के बारे में पूछती है तो वह सच बताता है कि उसने जॉनी से झूठ कहा था ताकि वह एमा के साथ अकेले समय बिता सके। इसी बीच कैथरीन लगातार एमा को फोन करती रहती है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। एमा और एडम साथ में स्मूदी पीते हैं। तभी एमा को चक्कर आने लगते हैं। वह लड़खड़ाने लगती है और थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाती है। एडम घबराकर उसे संभालता है और सावधानी से उठाकर एक इमारत के अंदर ले जाता है, जहाँ माइक उसकी मदद करके एमा को सफेद वैन में लिटा देता है। एडम परेशान दिखाई देता है, लेकिन माइक उसे नए आदेशों पर ध्यान देने को कहता है और उसके हाथ में पैसों की गड्डी थमा देता है। इसके बाद वैन वहां से निकल जाती है और एक सुनसान गोदाम पर पहुंचती है, जहां दोनों आदमी एमा को बाहर निकालते हैं। होश में आने पर एमा देखती है कि कोर्टनी समेत कई लड़कियां एक पिंजरे में कैद हैं। घर पर कैथरीन एमा के आईपैड की मदद से उसके फोन की लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। उधर गोदाम में मेलिना नाम की महिला पिंजरे के सामने आकर अपना परिचय देती है और लड़कियों से कहती है कि अब उनकी पुरानी जिंदगी खत्म हो चुकी है और वे कभी अपने परिवारों से नहीं मिल पाएंगी। वह धमकी देती है कि भागने की कोशिश करने पर उनके परिवारों को
नुकसान पहुंचाया जाएगा क्योंकि उसे उनके बारे में सब कुछ पता है। वह खुद को उनका मालिक बताती है और कहती है कि अब उन्हें उसके कहे अनुसार ही जीना होगा। लड़कियां डर से कांपने लगती हैं। मेलिना पूछती है कि उनमें से कौन कौन बिल्कुल मासूम है क्योंकि ऐसी लड़कियों की कीमत ज्यादा होती है। 2 लड़कियां हाथ उठाती हैं और थोड़ी झिझक के बाद एमा भी हाथ उठा देती है। मेलिना संतुष्ट होकर आदमियों को आदेश देती है कि उन्हें फोटोशूट के लिए तैयार किया जाए। इसी समय कैथरीन एमा के आईपैड के सहारे मॉल पहुंचती है और पीछे की ओर जाते जाते उलझन में पड़ जाती है। वह एमा को फोन करती है और कूड़ेदान के पास घंटी की आवाज सुनती है। वहाँ उसे एमा का फोन मिलता है। यह देखकर वह टूट जाती है और रोते हुए पुलिस को कॉल करती है। कुछ देर बाद 2 जासूस पहुंचते हैं, लेकिन वे बताते हैं कि आधिकारिक तौर पर 24 घंटे पूरे होने से पहले वे ज्यादा कार्रवाई नहीं कर सकते। उधर गोदाम में लड़कियों को एक लाइन में खड़ा करके जंजीरों से बांधा जाता है और उन्हें फोटोशूट के लिए तैयार किया जाता है। जॉनी कैमरे के पीछे खड़ा होकर उन्हें निर्देश देता है। कोर्टनी सबसे पहले जाती है और उससे जाने देने की गुहार लगाती है, लेकिन जॉनी उसे धक्का देकर चुप करा देता है। जब वह कैमरे के सामने घूमने से मना करती है तो जॉनी इवान को बुलाकर उसे मारने के लिए कहता है। मजबूरी में कोर्टनी को सब करना पड़ता है। इसके बाद एमा की बारी आती है। दूसरी ओर कैथरीन पूरे दिन एमा को ढूंढने के लिए दोस्तों और जान पहचान वालों से संपर्क करती रहती है। तभी उसे अन्ना का दिया हुआ कार्ड याद आता है और वह उसे फोन करती है। अन्ना उसे अपने ऑफिस बुलाती है। उसी दौरान गोदाम में एमा की मुलाकात पाइपर से होती है और दोनों एक दूसरे से बात करती हैं। एमा भागने का सुझाव देती है, लेकिन पाइपर एक ऐसी लड़की की डरावनी कहानी बताती है जो भागने की कोशिश में मारी गई थी। अन्ना के ऑफिस पहुंचकर कैथरीन दीवारों पर लगे कई गुमशुदा बच्चों के पोस्टर देखकर सन्न रह जाती है। अन्ना बताती है कि पुलिस अक्सर मदद नहीं कर पाती, इसलिए उन्हें खुद ही तलाश करनी पड़ती है। वह पूछती है कि क्या एमा हाल ही में किसी लड़के से मिली थी और कैथरीन एडम का जिक्र करती है। अन्ना समझाती है कि कुछ लड़के भरोसा जीतकर लड़कियों को फंसाते हैं और फिर उन्हें गायब कर देते हैं। उधर मेलिना और जॉनी सोती हुई लड़कियों को देखते हुए उनकी प्रगति पर बात करते हैं। जॉनी बताता है कि एडम काम तो ठीक कर रहा है, लेकिन पहली बार होने की वजह से उसे अपराध बोध है। मेलिना चेतावनी देती है कि अगर उससे कोई गलती हुई तो जिम्मेदारी जॉनी की होगी। इसी बीच अन्ना कैथरीन को इंटरनेट की उन काली दुनिया के बारे में दिखाती है जहां लड़कियों को अलग अलग नामों से बेचा जाता है। यह देखकर कैथरीन स्तब्ध रह जाती है और यकीन नहीं कर पाती कि कानून तुरंत कुछ नहीं कर सकता। अन्ना उसे भरोसा दिलाती है कि वे एमा को ढूंढने में मदद करेंगी और खोज की शुरुआत एमा के फोन के डेटा से करेंगी। अगली सुबह दोनों मॉल के आसपास एमा के गुमशुदा होने के पोस्टर लगाने निकल पड़ती हैं और खतरा हर पल और करीब आता जाता है। अचानक मॉल के मालिक कार्ल और एक पुलिस अधिकारी उन्हें रोक लेते हैं और बताते हैं कि वे मॉल के अंदर और पोस्टर नहीं बांट सकते। कैथरीन अपनी मजबूरी समझाने की कोशिश करती है और भावुक हो जाती है। अन्ना बताती है कि एमा का फोन मॉल के कूड़ेदान में मिला था, लेकिन कार्ल जोर देकर कहता है कि मॉल पूरी तरह सुरक्षित जगह है। जब अन्ना सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछती है तो कार्ल बताता है कि पुलिस ने अभी तक इसकी मांग नहीं की है और कंपनी की नीति के कारण वह फुटेज दिखा नहीं सकता। कैथरीन की विनती और दर्द देखकर आखिरकार कार्ल मान जाता है। सिक्योरिटी रूम में तीनों फुटेज देखते हैं जहां एमा और एडम साथ दिखाई देते हैं और स्मूदी पीने के बाद एमा बेहोश हो जाती है। यह देखकर कैथरीन और अन्ना तुरंत बाहर दौड़ती हैं, जबकि कार्ल पुलिस अधिकारी को सूचना देता है। कैथरीन को एडम दिखाई देता है और अन्ना सलाह देती है कि जल्दबाजी न करके उसका पीछा किया जाए। वे उसका पीछा करते हुए पार्क तक पहुंचते हैं जहां जॉनी 2 लड़कियों के साथ मौजूद होता है। कैथरीन खुद को रोक नहीं पाती और सीधे एडम से एमा के बारे में पूछती है। पहले वह अनजान बनता है, लेकिन जब कैथरीन सीसीटीवी का जिक्र करती है तो जॉनी लड़कियों को लेकर भाग जाता है। भागने की कोशिश में एडम गिर पड़ता है और अपने इनहेलर के लिए तड़पने लगता है। कैथरीन उससे सच बताने की शर्त पर इनहेलर देने की बात करती है। आखिरकार वह कबूल करता है कि उसने एमा को माइक की वैन में बैठाया था, लेकिन उसके बाद उसे कुछ नहीं पता। तभी अन्ना बताती है कि पुलिस पास आ रही है। कैथरीन उसे इनहेलर दे देती है, लेकिन जैसे ही वह खड़ा होता है जॉनी उसे गोली मार देता है। मरने से पहले एडम कैथरीन से कहता है कि वह मेलिना से बात करे। उधर गोदाम में एमा के मिलने के बाद मेलिना माइक से कहती है कि उन्हें तुरंत जगह बदलनी होगी। इस बीच पुलिस कैथरीन के घर पहुंचती है, लेकिन कैथरीन साफ कह देती है कि वह अपनी बेटी की तलाश हर हाल में जारी रखेगी, चाहे कोई साथ दे या नहीं। वह अन्ना के साथ उसके ऑफिस जाकर इंटरनेट पर नई लिस्टिंग्स खोजने लगती है, उम्मीद करती है कि कहीं एमा का सुराग मिल जाए। दूसरी तरफ माइक और इवान लड़कियों को फिर से वैन में ले जाते हैं। एमा थोड़ी देर के लिए अपने हाथ छुड़ा लेती है, लेकिन तुरंत दोबारा पकड़ ली जाती है। कैथरीन को कोर्टनी की जानकारी मिलती है, मगर एमा का कोई पता नहीं चलता। अन्ना अंदाजा लगाती है कि शायद एमा को किसी खास खरीदार के लिए अलग रखा गया है। यह सुनकर कैथरीन खुद खरीदार बनकर मिलने का फैसला करती है और अन्ना से व्यवस्था करने को कहती है। जब वे मोटल पहुंचती हैं तो देखती हैं कि सुरक्षा कड़ी है और खरीदारों की पहचान जांची जा रही है। अन्ना उसे सावधान रहने की चेतावनी देती है। एमा को याद आता है कि अन्ना
अन्ना भी कभी ऐसी ही स्थिति से गुजरी थी और अन्ना अपने अतीत की दर्दनाक कहानी बताती है। वह कैथरीन को सुरक्षा के लिए एक नकली फोन देती है, जबकि कैथरीन अपना असली फोन छिपा लेती है। कैथरीन अंदर पहुंचकर सोती हुई और घायल कोर्टनी को देखती है। वह उसकी तस्वीर अन्ना को भेजकर एमा के बारे में पूछती है। कोर्टनी बताती है कि एमा को कुछ अन्य लड़कियों के साथ कहीं और ले जाया गया है और रोते हुए वहां से निकलने की गुहार लगाती है। उसी समय अन्ना पुलिस को तस्वीर भेजकर इसे मानव तस्करी का सबूत बताती है। उधर मेलिना को पता चलता है कि एमा की मां उसकी तलाश में है और मामला गंभीर होता जा रहा है, इसलिए वे देश छोड़ने की तैयारी करते हैं। कैथरीन कोर्टनी को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन माइक उन्हें पकड़ लेता है। कैथरीन बहाना बनाती है कि वह कोर्टनी को खरीदना चाहती है, मगर माइक उसकी सच्चाई समझ जाता है और कहता है कि वह अपनी बेटी को ढूंढ रही है। वह कैथरीन को जबरदस्ती काबू में कर लेता है। अन्ना एक सफेद वैन को जाते देख उसका पीछा करने निकल पड़ती है। होश आने पर कैथरीन खुद को बंधा हुआ पाती है। माइक और मेलिना कमरे में आते हैं। कैथरीन अपनी बेटी को देखने की जिद करती है, तभी इवान एमा को अंदर लाता है। माँ बेटी एक पल के लिए एक दूसरे को देख पाती हैं, लेकिन तुरंत एमा को फिर से दूर ले जाया जाता है। कैथरीन अपनी सारी संपत्ति देने की पेशकश करती है, मगर मेलिना ठंडेपन से बताती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। एमा को पहले ही एक बड़े समूह को बेच दिया गया है। जब कैथरीन कहती है कि एमा अभी बच्ची है, तो मेलिना बेरुखी से जवाब देती है कि उसके लिए ये सब सिर्फ पैसों का सौदा है। कैथरीन अपनी बेटी की आजादी के बदले खुद को सौंपने तक की बात करती है, लेकिन मेलिना को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालात इतने खतरनाक हो चुके होते हैं कि कैथरीन पूरी तरह दुश्मनों की दया पर निर्भर रह जाती है और कहानी एक बेहद तनावपूर्ण मोड़ पर पहुंच जाती है। लेकिन तभी कहानी एक चौंकाने वाला मोड़ लेती है। कैथरीन अचानक उससे कहती है कि वह पहले उसे किस करे। जैसे ही वह करीब आता है, कैथरीन मौका देखकर उसकी बंदूक छीन लेती है और हालात पर काबू पा लेती है। डर के मारे माइक उसे लड़कियों के ठिकाने तक ले जाता है, मगर वहाँ एमा नहीं मिलती। तभी बाहर से एमा की चीख सुनाई देती है। मेलिना उसे घसीटते हुए ले जा रही होती है। कैथरीन तुरंत माइक पर वार करती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। कुछ ही पलों में वह मेलिना तक पहुँच जाती है और उस पर बंदूक तान देती है। मेलिना अचानक एमा को जोर से कैथरीन की तरफ धक्का दे देती है, जिससे बंदूक नीचे गिर जाती है। फिर वह ठंडे स्वर में बताती है कि अब क्योंकि कैथरीन ने बीच में दखल दिया है, एमा का अंजाम और भी बुरा होगा। उसे सबसे कम कीमत लगाने वाले को बेच दिया जाएगा और पूरी जिंदगी गुलामी झेलनी पड़ेगी। जैसे ही मेलिना कैथरीन पर गोली चलाने वाली होती है, उससे पहले एमा हिम्मत जुटाकर गोली चला देती है। मेलिना वहीं गिर पड़ती है। उसी समय पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस और मेलिना के आदमियों के बीच टकराव होता है, लेकिन आखिरकार अपराधी काबू में आ जाते हैं। कैथरीन दौड़कर एमा को गले लगा लेती है और बाकी सभी लड़कियों को भी सुरक्षित बचा लिया जाता है।